गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि क्लास 12th 11th के लिए भी रेलेवेंट रहेंगे और साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटीज़ में कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट रहेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपके लिए स्पेशली क्यूरेटेड किया गया है जिससे आपको और डीपर इंसाइट मिल पाए कि हाउ डज दिस थिंग वर्क। तो इन पीवाईक्यूज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं या मेरे साथ साथ भी इनको लेकर चल सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। Cash flow statement is also known as a statement of changes in financial position, financial statement analysis, statement of trading and profit loss, statement according for variation in cash. For the Hindi students, cash flow statement को इन नामों से भी जाना जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, वित्तीय विवरण विश्लेषण, व्यापार और लाभ हानि का विवरण, नगदी में भिन्नता के लिए लेखांकन का विवरण। बहुत ध्यान से अगर हम इसको देखते हैं अभी तो हमें समझ में आएगी एक बात कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो मैं पहले आपको पर्टिकुलर टू जनरल टू पर्टिकुलर पे ले चल रही हूँ, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट। जो गलत ऑप्शंस हैं हम उनको पहले छांटते जाएंगे, उनका रीजन समझते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि सही आंसर क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक्चुअली ये कैश फ्लो को केवल नहीं, कैश फ्लो और उसकी तरह कई अन्य अकाउंट्स भी होते हैं, कई अन्य अकाउंट्स होते हैं, उनके पूरे विवरण को कहते हैं, उनके पूरे कलेक्शन को कहते हैं। यहाँ पे केवल क्या बात हो रही है, यहाँ पे केवल कैश फ्लो की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट खुद में एक अलग खाते हैं जिनमें हम नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस के बारे में जानते हैं। बचा क्या, दो ऑप्शन हमारे पास। स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, क्या ये रेलेवेंट है? ये बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को ही देखते हैं। तो क्योंकि हम केवल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को देखते हैं, हालांकि ये तो है कि एक्टिविटीज को हम तीन हिस्सों में विभाजित करते हैं जिनमें ऑपरेटिंग होता है, निवेश यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, मतलब पूंजीगत एक्टिविटीज होती हैं। मगर जो नेट बैलेंस आता है, जो एंड में जिसके लिए हम काम करते हैं, वो यही होता है कि इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश के बीच का कंपैरिजन होता है। सो विद दैट बीइंग सेड डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मगर ए भी है, आप देखो चारों ऑप्शन दिया है और फिर ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन दिए, आपको ये टिक करके नहीं आना होता है, आपको ये टिक करके आना होता है। पहला भी देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जाहिर है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपैरेबिलिटी को प्रमोट करता है। कंपैरेबिलिटी को प्रमोट करने का मतलब है पिछले साल से इस साल में, इस साल से पिछले साल में, या इस साल से हो सकता है 10 साल पहले में कितना डिफरेंस हमें देखने मिला। तो इस वजह से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन इज आल्सो रेलेवेंट। सही ऑप्शन वो होगा जिनमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी ए और डी का, द बी वन। इस वजह से आपका सही आंसर है option number B, which is A and D, which is a statement of changes in financial position and statement according for variation in cash. आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा सवाल है, the objectives of, एक क्रोनोलॉजी देख पा रहे होंगे आप कि कहानी शुरू ही कहाँ से हो रही है, अंत से। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सबसे आखिर में पढ़ाया जाता है और ये हमारे पीवाईक्यूज में सबसे पहले के प्रिमिटिव क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलना होगा। तो इतना तो समझ जाना चाहिए आपको कि अकाउंट्स में चाहे चैप्टर वो पार्टनरशिप का हो, शेयर्स का हो, कैश फ्लो का हो, किसी का भी हो, कंसेप्ट क्लियर करके चलना होता है। बिकॉज जो अथॉरिटीज एग्जाम पेपर सेट करती हैं उनको पता है कहाँ पे क्या चीज पूछना है और वो कहीं ना कहीं हर चीज आपसे पूछ लेती हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, दिस वोंट मेक एनी सेंस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर एनालिसिस ऑफ कैश पोजिशन, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, कंपेयर द इंट्रा फर्म पोजिशन, evaluation of liquidity and ascertain the profit for the year। हिंदी के लिए
नकदी प्रवाह विवरण का उद्देश्य है नकदी की स्थिति का विश्लेषण, अल्पकालिक नकदी योजना, इंट्रा फर्म स्थिति की तुलना, तरलता का मूल्यांकन, वर्ष के लिए लाभ का पता लगाना। ABCDE हमें देखना है इनमें से कौन से आंसर्स, कौन से एक से अधिक आंसर्स, यू कैन सी ओवर हियर, कौन से एक से अधिक आंसर्स जो हैं वो सही हैं। वी विल स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। बिल्कुल, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के बीच का कंपैरिजन हम देखते हैं यहाँ पे, तो दिस इज द राइट आंसर। दूसरा आंसर क्या कहता है? शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी एक्टिविटीज को देखते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग में हो रही है, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो रही है, चाहे वो फाइनेंसिंग में हो रही है, ये सब लेस देन 12 मंथ्स के पीरियड पे ही होती हैं। इस वजह से ये भी सही आंसर हो जाता है। कंपेयर द इंट्रा फर्म पोजिशन, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये जरूरी कहाँ होता है, ये जनरली कहाँ होता है, जब हम चेंजेस इन इक्विटी देखते हैं। चेंजेस इन इक्विटी का स्टेटमेंट होता है, आपके लेक्चर्स में है। जो लेक्चर्स मैंने पढ़ कर आए हैं अभी, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लेक्चर आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर के, उनमें इसे समझाया है मैंने। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कैश फ्लो में होगा। इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी बिल्कुल सही है, लिक्विडिटी का इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि हमें जानना है कि कैश, नगद कितना है। कोई भी एसेट की क्षमता कितनी है, नगद में वो कितनी जल्दी बदला जा सकता है, उतनी अधिक उसकी तरलता या लिक्विडिटी होती है। यदि किसी एसेट, किसी संपत्ति की क्षमता 12 महीने से ज्यादा के समय में कन्वर्जन की है, तो वो कम लिक्विड है। जो 12 महीने से कम के समय में लिक्विड है, वो ज्यादा लिक्विडिटी है उसमें, जो 12 महीने से कम के समय में कैश में बदला जा सकता है। और कैश तो इट इज द मोस्ट लिक्विड थिंग, क्योंकि सारा झगड़ा ही कैश का है। तो बिल्कुल हमें कैश फ्लो में भी ये जानना होता है कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है। और आखिरी ऑप्शन कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर केवल प्रॉफिट की बात हो रही होती तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे लाके मसले खत्म कर चुके होते। हम इन्वेस्टिंग पे भी चलते हैं, हम फाइनेंसिंग पे भी चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शंस सही दिख रहे हैं, A, B, D। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनका कॉम्बिनेशन है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये D1, डी ऑप्शन में तीनों का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज द ऑप्शन नंबर A एंड B एंड D। आगे बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा सवाल है उसके साथ। For which of the following situations the old profit sharing ratio of partners is used at the time of admission of a new partner? यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारों को पुराने लाभ साझाकरण अनुपात का उपयोग किया जाता है? ओके, जब एक नया पार्टनर आता है तो देर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग, यू नो। एक नए पार्टनर के आने की वजह से अकाउंटिंग में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। इनमें जब कोई एक नया पार्टनर आता है हमारे पास, तो उस पार्टनर के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। हमें नया रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना होता है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीजें करनी होती है। क्वेश्चन वही कह रहा है आपसे, किस सिचुएशन में ओल्ड पार्टनर शेयरिंग जो रेशियो है, जो पुराना रेशियो था पार्टनर्स का, वो एडमिशन के टाइम पर यूज किया जाएगा। देखिए, अगर ये एक रूल है अकाउंटेंसी का, अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रहा है, अगर आपको पता था वेरी गुड, नहीं पता है अब से जान लीजिए, कभी मत भूलिएगा। अगर गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दिख रहा होता है, तो यहाँ पे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, इवन इफ नया प्रॉफिट शेयरिंग आ गया होता है। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज, नहीं, इसमें भी हम नए रेशियो का ही प्रयोग करते हैं, उसका अकाउंट एज अ लोन दिखने लगता है। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, ये सही आंसर है। तो इस वजह से एक ये रूल है, हम जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हैं, कि अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो जो रेशियो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो पर ही डिसाइड किया जाता है। फर्म की जितनी भी नए पार्टनर के आने से पहले की गुडविल की हिस्सेदारी थी,
इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इस पे अलग से एक शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगी। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में, अच्छा अभी हमारी क्रोनोलॉजी रही कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, अब हम बढ़ रहे हैं कहाँ, गुडविल की तरफ। सो हैव अ लुक। द गुडविल विच इज द एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म over the combined capital of all partners is known as, यानी कि, अच्छा गुडविल को हिंदी में यहाँ पे सद्भावना लिखी गई है। आपको सद्भावना लेकर नहीं चलना है, आप गुडविल लेकर समझिए, आपको चीजें सेंस बनाएंगी। हमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही लैंग्वेज को स्टिक करके चलें। हमें चीजें जिस लैंग्वेज में समझ में आ रही हैं हम उस लैंग्वेज में ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हर बच्चे ने गुडविल को गुडविल ही पढ़ा होगा। सद्भावना मुझे लगता है कम बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर इसको सद्भावना कहते हैं हिंदी में। तो विद दैट बीइंग सेड, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, द गुडविल विच इज द एक्सेस ऑफ द डिजायर्ड टोटल कैपिटल, यानी वो गुडविल जो वास्तविक संयुक्त पूंजी से अधिक है वास्तविक संयुक्त पूंजी से अधिक है, उसको हम क्या कहते हैं। दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। उसको भी देखिए, ऑप्शंस देखेंगे। शेयर, वो तो गुडविल में हर पार्टनर का शेयर है। प्रीमियम, वो नया पार्टनर लाता है, इस क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं किया गया है नया पार्टनर का। ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स, नया पार्टनर उसका शेयर लाके देगा। हिडन गुडविल इज द थिंग। हिडन गुडविल का अर्थ ही होता है जो किसी भी फर्म की एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल होती है उससे भी ज्यादा का अगर उनको फायदा हो रहा है। शॉर्ट में अगर हम समझें, हमारे जैसे बिजनेस में मान लीजिए हम ऐसा एक बिजनेस कर रहे हैं जहां पे लोग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाकर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाकर 2 लाख कमा रहे हैं। हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाकर 2.5 लाख कमा रहे हैं। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा आप कमा रहे हैं, जो डिजायर्ड कैपिटल का प्रॉफिट होना चाहिए था 2 लाख, उससे अधिक जो आप कमा ले जा रहे हैं, दैट इज योर हिडन गुडविल। यानी डिजायर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का जो फर्क होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। हिंदी में अगर देखें तो छिपी हुई सद्भावना। आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे टैली की बात कर रहे हैं हम। अगर आप में से कोई जन हैं जिनको नहीं पता है टैली क्या होता है, तो छोटा सा रिकैप कर देती हूँ मैं। रिकैप एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट्स के डेटा को मेंटेन किया जाता है। ये आपको आपके घर के आसपास के कई दुकानों पर भी देखने मिलेगा। टैली का काम क्या होता है? टैली का काम बेसिकली ये होता है कि हमारे इन्वेंट्री में कितने लॉट मौजूद हैं, कितने बेच दिए गए, कितने और बचे हैं, उनका विवरण देना। और वहां पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट के बारकोड को ही स्कैन करके हम ये बता लेते हैं कि कितना प्रॉफिट्स है, कितना गेन्स है, कितनी लॉसेस है, उसके बारे में कितना आया, कितना गया, क्या क्या एक्सपायरी थी उसकी प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था, प्रोडक्ट किस लॉट में आया। वो सारी जो चीजें जो मैनुअल मेंटेन करनी पड़ती थी, टैली की वजह से वो चीजें हम थ्रू द टैली वी कैन मेंटेन इट ऑन दैट ऐप, और सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, रसीद भी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज होती हैं। टैली के केसेस में हमारे पास होती हैं शॉर्टकट कीज। और अगर हम इन शॉर्टकट कीज की बात करें, इसमें कहा गया है जितने भी पेमेंट्स हैं टैली में किससे एंटर किए जाते हैं, F5 इज द की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। F3 फॉर एंट्री होता है, F4 फॉर entries, and F4 is for recording those entries into the selected vouchers. F5 में पेमेंट एंटर की जाती है जो रिसीव की जाती है अकाउंटिंग वाउचर में। इट्स सिंपल, इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं। आइए देखते हैं हमारा जो 7th टॉपिक है। 7th टॉपिक अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिसिस। हैव अ लुक। The top management is interested in to see that the resources of the firm are used most efficiently, to see that the firm's financial conditions is sound, to, to measure that, ये measure होना चाहिए, इसमें S नहीं होगा, to measure that operating activities are efficient and profitable, to see that the firm has adequate manpower. हिंदी में
शीर्ष प्रबंधन वित्तीय विवरण विश्लेषण में रुचि रखता है। ओके, शीर्ष मतलब टॉप मैनेजमेंट। ये देखना कि फर्म के संसाधनों का उपयोग सबसे अधिक कुशलता से किया जाता है। ये देखना कि फर्म की वित्तीय स्थिति ठीक है। ये मापने के लिए कि परिचालन गतिविधियां कुशल और लाभदायक हैं। ये देखना कि फर्म के पास पर्याप्त जनशक्ति है। गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर के पास पहुंचते हैं। हम अगर एडिक्वेट मैन पावर की बात कर रहे हैं तो ये तो मैंने काट दिया इसको। हम अगर एडिक्वेट मैन पावर की बात कर रहे हैं तो ये काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है। एचआर डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के सेकंड लेवल पे आता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है, ना कि टॉप मैनेजमेंट पे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। टू मेजर दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल, ये काम होता है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, जो अगेन एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है, जो कि सेकंड होता है। तो ये भी गलत हो गया। टू सी दैट ओके ओके एक्सक्यूज मी, नो 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 नो, सी शुड बी द राइट आंसर। अगर हम सी की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल बस हमारा डी गलत हुआ है, सी नहीं गलत हुआ है। क्योंकि टू मेजर, यहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो उसको ऑपरेट नहीं करवा रहे हैं, दे आर ओनली सेटिंग अप दी स्टैंडर्ड्स। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता तो ये आंसर गलत हो जाता। इम्प्लीमेंट का मतलब था ये पालन करा रहे हैं, ये पालन नहीं करा रहे हैं, ये मेजर्स को सेट कर रहे हैं, और ये काम टॉप मैनेजमेंट ही करता है, मतलब द हेड मैनेजमेंट लेवल डज दिस वर्क। सेकेंड, टू सी दैट द फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन इज साउंड, जाहिर है उनको इस चीज से फर्क होता है कि फर्म की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो अपने शेयर होल्डर्स से ले रहे हैं, तो क्योंकि अपने रिसोर्सेज को शेयर होल्डर्स से ले रहे हैं, अगर उनको एफिशिएंटली यूज नहीं किया गया तो हम शेयर होल्डर्स को वो रिटर्न नहीं दे पाएंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से। तो दरअसल ये तीनों ही सही ऑप्शन है हमारे पास। और द फर्स्ट वन ए बी सी इज योर राइट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर, यानी ये तीनों फंक्शन टॉप मैनेजमेंट का होता है। द लास्ट फंक्शन मानव संसाधन का, एचआर डिपार्टमेंट का होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द वर्किंग कैपिटल ऑफ RIL लिमिटेड इज 4 लाख एंड इट्स करंट एसेट्स आर 12 लाख, व्हाट इज इट्स करंट रेशियो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर किसी फर्म की वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी 4 लाख है और वर्तमान संपत्ति 12 लाख है, तो वर्तमान अनुपात या करंट रेशियो क्या होगा। हमारा जो करंट रेशियो होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, मगर हमारे पास यहाँ पे केवल करंट एसेट्स दिया गया है। बट एक और चीज दी हमें, क्या, वर्किंग कैपिटल। हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी कि 12 लाख में से अगर हम 4 लाख, सॉरी 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 सॉरी, इस इक्वेशन को हमें इक्वेट करना रहेगा। तो यानी कि करंट लाइबिलिटीज अगर हमें जाननी है तो हमें करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दें। इसी इक्वेशन को मैंने ट्रांसपोज किया है, यानी कि 12 लाख में से 4 लाख घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज भी है, करंट एसेट भी है, बस इसको इसके पोजीशन पे डाल दीजिए और ये हो जाएगा 1.5। सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। करंट रेशियो की बात की गई थी, करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है, मगर हमारे पास क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी नहीं था, पर क्या था, वर्किंग कैपिटल था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे मैंने करंट एसेट जो कि 12 लाख थे, इक्वेशन को ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद इक्वेशन बन गया हमारा, ट्रांसपोज करने के बाद इक्वेशन बन गया हमारा करंट करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, जो कि आया 8 लाख। और फिर हमने इसको पोजीशन पे डाला तो ऑप्शन नंबर सी 1.5:1 रही होगी करंट रेशियो कंपनी की, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 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 9।
9। मैच द फॉलोइंग है ये, और आप ये देख पा रहे होंगे ये हमने सीधे पेपर से फोटो लेकर ही डाल दी है कि मैच द फॉलोइंग इतना इस क्रोनोलॉजी में आता है आपका मैच द फॉलोइंग। और आप देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आपको मैच करके देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, टूल्स और लिमिटेशन की बात की गई है एंड यू हैव टू मैच इट। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये तो देखा जाए टूल्स हैं, तो ये सी का 1 है। does not consider price level changes, अगर हम does not consider price level changes ये एक डिसएडवांटेज है, तो ये जाके हमारा फिट बैठ रहा है लिमिटेशन में। टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ये बैठ रहा है हमारा सही ए में। और टूल्स ऑफ एनालिसिस, दो तरह के टूल्स हैं और वही एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। यानी कि ए का 3 पहले ही हमारा मैच कर गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम मैच कर लेते हैं। बी का 4, सी का 1 और डी का 2 बस सही है। तो ये आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The steps of treatment of goodwill at the time of change in profit sharing are। अब जब ऐसे सवाल आएंगे तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन के साथ कितना समय गुजारा है ये बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि कभी कभी हम बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हम अपने ट्रिक्स को भी यूज करते हैं, और कभी कभी जो स्टेप्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, जो आपका आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड प्रिस्क्राइब करके देता है आपको, आप उन स्टेप्स से आगे बढ़ जाते हैं या स्टेप्स को रेंडेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप्स की ही बात की गई है कि क्या क्या स्टेप्स किस क्रोनोलॉजी में फॉलो किए जाएंगे, तब हमारे पास ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है। आइए देखें, सबसे पहले कैलकुलेट कंपनसेशन। कंपनसेशन हम बाद में कैलकुलेट करते हैं जब हमारा सैक्रिफाइसिंग निकल जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री बाद में प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसने कितना पाया, किसने कितना गंवाया, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। इसके बाद कैलकुलेट कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग, जो व्यक्ति पा रहा है ये पहला हो गया। ये होता है जो व्यक्ति पा रहा है और जो व्यक्ति गंवा रहा है उसके द्वारा एक कंपनसेशन पेबल होता है, और अंतिम में एंट्री पास होती है। तो जो क्रोनोलॉजी हमारे पास बैठी है वो है CAB, यानी कि सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये काफी आसान सवाल था, और जिसको नहीं लग रहा होगा उसको टफ लग रहा होगा। एक्चुअली इट इज हाउ योर गुडविल इज प्रोसीडिंग, आप गुडविल की एंट्रीज कैसे कर रहे हैं उसकी बात है। आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन पे। In case of depreciation provided on plant and machinery at the time of change in PSR, which account is debited? संयंत्र और मशीनरी पर प्रदान किए मूल्यह्रास के मामले में लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन के समय किस खाते को डेबिट किया जाता है? भाई देखिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी आएगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में बदलाव लेके आ रहा है, चाहे कोई नया पार्टनर आ रहा है, एक चीज बाय डिफॉल्ट इसमें होनी ही होनी है, और वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कि अब तक जितना एसेट में था, अब तक जितना लाइबिलिटी में था, अब तक जितना जिसमें जो भी था, उस सब का मामला सेटल करके एक नए सिरे से शुरुआत करना है। तो याद करिए, अगर सवाल आपने लगाए होंगे इस पे कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था और उस टाइम पे कोई मशीनरी अधिक दिखा रही होती थी या उस टाइम पे कोई मशीनरी कम दिखा रही होती थी, तो हमारा सारा अकाउंट का अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लेस किया जाता था। तो इट इज प्रीटी इजी, 11th का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12th पे। Not for profit organization refers to organization that work for, यानी कि गैर लाभकारी संगठन से तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसके लिए काम किया जाता है। What are the various fields that they are working for? Welfare of society, समाज का कल्याण, earning profit, लाभ कमाना, वेलफेयर ऑफ देयर ओन, अपने स्वयं के लिए कल्याण, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का कल्याण, चैरिटी, दान। जो ट्रस्ट होते हैं उन्हीं की बात की गई है। जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं ये किस लिए काम करते हैं, किस रेफरेंस में काम करते हैं?
इनका बेसिकली काम क्या होता है, चैरिटेबल मोटिव से इनको बनाया जाता है। तो अगर इनको हम चैरिटेबल मोटिव से बना रहे हैं तो पहली चीज तो अर्निंग प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो क्यों अर्न कर रहे हैं आप प्रॉफिट। उसके अलावा क्या होता है, वेलफेयर ऑफ देयर ओन, वेलफेयर ऑफ देयर ओन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कमाना या खुद का कल्याण करना दोनों एक ही चीज है। सोसाइटी का कल्याण कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपने समुदाय का कर सकते हैं, कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन है, ए डी ई सी ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन बनेगा। बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। इसकी इंग्लिश सही नहीं बैठ रही है, इसमें सिंटैक्टिकल एरर है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, is prepared for information, generally prepared for information, generally given to, ये कोई सेंस बना रहा है सेंटेंस, जनरली गिवन टू किसको दिया जा रहा है। सिंटैक्टिकल एरर्स भी आपको देख के चलने होते हैं। इंग्लिश अगर कहीं गलत लिखी होती है या प्रोनाउंसिएशन कोई गलत करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इस वजह से मैंने इस पे 1 मिनट दिया कि आप चाहे इंग्लिश जाने बहुत अच्छी, चाहे आप हिंदी को बहुत निपुणता से जाने, आप ज्ञानी उतने ही लगेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी एक भाषा का पूरा नॉलेज होना, पूरा ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में बातें जरूर कर सकते हैं, बट आइदर यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश या फिर आपकी ज्ञान कुशलता हिंदी में पूरी हो, आप समान रूप से ज्ञानी लगेंगे। यू लुक एग्जैक्टली नॉलेजेबल एज इन इंग्लिश एज इन हिंदी। बट उस भाषा को इस तरह से समझना होता है कि आप बोलें, आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी उसमें परफेक्ट हो, आप उसे लिखें, आपके एरर्स भी ना हो। It is how we grow. It is how we grow as a personality. It is how we grow our communication skill. अपने संप्रेषण कुशलता को इसी तरह से हम बढ़ाते हैं, इसी तरह से विस्तृत करते हैं। खैर, अकाउंट्स की बात करते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, और अभी तो बीकॉम 6 सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट भी है। मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं बार बार अपना एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बढ़िया पढ़ा रही हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है, जो प्रिपेयर किया जा रहा है, वो मैनेजर्स के लिए है। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये शेयर होल्डर के लिए है, ये भी शेयर होल्डर। मैनेजरियल अकाउंटिंग, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरे साथ 11th-12th के भी बच्चे बैठे हैं और वो भी बैठे हैं जो अभी ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अकाउंटिंग जनरली हमारा क्या होता है, बाहरी पार्टीज को कम्युनिकेट करने के काम आता है, राइट। मैनेजरियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की उन इंफॉर्मेशन को साझा करना है, उन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और मैनेजर्स तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे वो ये जान पाते हैं कि उन्होंने जो पॉलिसीज, जो नीतियां कंपनियों में बनाई हैं, क्या वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से आपका सही आंसर है यहाँ पे मैनेजर्स। रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं, रेगुलेटरी एजेंसी सही आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम रेगुलेटरी एजेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो हम सरकारों की बात कर रहे हैं। हम सरकार से पूछे कंपनी की नीतियां नहीं बनाते। हाँ, हम कुछ भी इलीगल नहीं करेंगे, कुछ भी अवैधानिक नहीं करेंगे, पर हमारी नीतियां हमारे ही रेफरेंस में बनाई जाती हैं। एंड मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 14, इन बैलेंस शीट लूज टूल्स आर शोन अंडर। लूज टूल्स का क्या मतलब होता है, पहले आप वो समझिए। लूज टूल्स वो टूल्स होते हैं जो फैक्ट्री में रखे जाते हैं, जिनका उपयोग इन्वेंट्री में भी किया जाता है, एसेट में भी किया जाता है, और ये कॉमन टाइप के रॉ मटेरियल्स होते हैं, कॉमन टाइप के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, नट्स, बोल्ट्स, रिंचेस, ये सारा कुछ। ट्रेड रिसीवेबल्स संभव ही नहीं है, लाइबिलिटी नहीं होते हैं, वो एसेट में काम आते हैं। एसेट में कैश हो नहीं सकते, अरे भाई एसेट में कैश हो नहीं सकते, तो बचा क्या, इन्वेंट्रीज इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15th, the main source of income for non-profit organizations include
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फिर से सवाल आ गया। अभी मैंने पिछले जो सवाल आया था उसमें आपसे ये डिस्कस किया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किन किन सोर्सेस से पैसे उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज, इनमें से जितने भी स्रोत दिए गए वो दान ले सकते हैं। क्या हो रहा है? दान ले सकते हैं, सहायता अनुदान ले सकते हैं, क्रेडिट लेन देन कर सकते हैं, सदस्यों से सदस्यता ले सकते हैं, या शेयर जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि ट्रांजैक्शन शब्द ही जहाँ पे आ गया वहीं पे बात आ गई कि भाई प्रॉफिट इन्वॉल्व हो रहा है। ना तो वो शेयर्स इशू करेंगे, क्योंकि ये भी वो नहीं कर सकते, वो शेयर्स नहीं मंगा सकते, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। डोनेशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रांट इन एड यानी सरकारी अनुदान ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कोई प्राइवेट व्यक्ति भी अनुदान दे रहा है वो भी ले सकते हैं। और मेंबर से सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। अगर आपके घर के आसपास भी कोई क्रिकेट क्लब होगा, कोई भी ऐसा गेमिंग का क्लब होगा जो या डांस एकेडमी होगी, अलग अलग तरह के लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस खोलते हैं, तो वहां पे आपको एक सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, उन्हीं सब्सक्रिप्शन से हम उस मेंबर की मेंटेनेंस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सही आंसर है, एबीडी। एबीडी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 16 पे। बढ़ो भाई। The account which shows the classified summary of transactions of a cash book in non-trading concern is known as। वो खाता जो किसी गैर व्यापारिक संस्था में कैश बुक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश दिखाता है, क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। देखेंगे एक बात, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रखा हुआ है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्या अर्थ होता है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही कहते हैं। तो हमें यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम और मिल गया, और वो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अगर हम प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ने नाम बता दिया ये। और ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट इन्वॉल्व है। इसे हम कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दो तरह के अकाउंट्स यहाँ बनाए जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम प्रॉफिट शब्द से ही बचते हैं। दो, जैसे यहाँ पे दो खाते हैं ना, ट्रेडिंग और पीएल, यहाँ पे होते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। Which of the following cases belong to guarantee of profits? इनमें से कौन से केसेस किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर को या किसी भी क्रेडिटर को प्रॉफिट की गारंटी देने की बात करते हैं? देखेंगे, गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, बिल्कुल एक फर्म पैरेंट पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे सकता है। उस मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड का शेयर उनको इशू करना रहेगा। उसके बाद है गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर। गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर यानी कि एक व्यक्ति दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है। हाँ, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर में है तो हो सकता है बाकियों के पास कम हो, तो वो व्यक्ति गारंटी बिल्कुल दे सकता है। गारंटी बाय क्रेडिटर्स टू अ पार्टनर नहीं, क्रेडिटर बाहरी व्यक्ति है, वो अपना ही पहले प्रॉफिट निकालने का सोचेंगे, वो क्या किसी को गारंटी देंगे? गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म बिल्कुल हो सकता है। फर्म के लिए भी एक पार्टनर खुद को पर्सनली लायबल कर सकता है उस एक्सटेंट तक जहां तक वो करना चाहे। गारंटी बाय फर्म टू द कोर्ट नहीं, नहीं नहीं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारे पास 3 सही आंसर हैं, ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी। द B1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। In absence of agreement, the partner's loan interest is provided on। आंसर है 6%। हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि अगर पार्टनर्स में कोई भी अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसमें मतलब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ऐसे केस में एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो वो इनमें से अकॉर्डिंग, अगर डीड में मेंशन है तो कोई इशू नहीं है, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो इनमें से कौन से रेट पर वो व्यक्ति प्रॉफिट्स को लेगा? 2% पे, 6, 10, 12। द आंसर इज 6। ये कानून है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये कानून में लिखी गई बात है।
अब हम देखते हैं हमारा मैच लिस्ट आया है, दोबारा से मैच द फॉलोइंग के केसेस हमारे पास है। मैच द फॉलोइंग आपको देखने को काफी मिलेंगे फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि ये आपके किसी एक चैप्टर के कंसेप्ट को ही क्लियर कर देते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनमें से क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द फिक्स एसेट, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी इन्वेस्टिंग लग रही है भाई, एसेट में इन्वेस्ट करना है। कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल, ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो ये बन गया हमारा ए, हमें बी मिल गया, हमें ए मिल गया, इन्वेस्टिंग मिल गया। फाइनेंसिंग में कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, यहाँ पे हमारे पास कुछ नया नहीं आया है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नया नहीं आया है, हमारा केवल वो केस जो डेट था, कर्ज था, उसको इक्विटी में बदला है। हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की गई है यहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब तक कोई कैश ना आए हम कोई भी हरकत नहीं दिखाते हैं। तो डी, ये एक नॉन कैश एक्टिविटी था। अल्टीमेटली सी बचा और 4 बचा कि अगर हम जो अमाउंट बोरो किए थे उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग बन जाएगा। तो हमारे पास हमारा क्रोनोलॉजी मौजूद है, बी का 1, ए का 2, डी का 3, सी का 4, बी का 1, ए का 2, सी का 4, डी का 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाता है हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21st, वापस से मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली वो जो PYQ थी उसकी फोटो लेके डाल दी है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये जब पेज की फोटो है थोड़ी सी ब्लर दिख रही हो, थोड़ा सा कष्ट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप जूम इन कर लेंगे और जूम इन करने पर हो सकता है आपको ये दिखे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, एंड लेट अस सी विद दिस। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की टाइम की बात की गई है। तो जो लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाइबिलिटीज बढ़ना और एसेट घटना, यानी कि जो बुरी खबर है उसको डेबिट में डाल देते हैं, और लाइबिलिटी कम होना, एसेट का बढ़ना, जो अच्छी खबर है उसको क्रेडिट में डाल देते हैं। तो अगर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ये बुरी खबर है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जानी है। इसके अलावा हमारे जो बैड डेट्स हैं, हमारे बैड डेट्स को अगर हमने रिकवर किया हुआ है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, एसेट रिकवर कर लिए गए हैं, तो ये हमारे दिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। इसके बाद क्या है हमारे पास, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। अगर जो लॉसेस हैं, पुराने लॉसेस हैं, वो पुराने पार्टनर्स में ही बांट कर खत्म कर देने, क्योंकि तब तक नया पार्टनर था नहीं, तो डेबिट पार्टनर्स अकाउंट यानी सी बचा केवल अब 2। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट है, तो जाहिर सी बात है, मतलब प्रॉफिट हुआ है तो पुराने पार्टनर्स में हम उसको बांट देंगे। तो हमारे पास जो क्रोनोलॉजी मौजूद है वो है ए का 3, ए का 3, दो जगह ए का 3 दिख रहा है हमें, बी का 1, दो जगह बी का 1 भी दिख रहा है हमें, ओके, सी का 4, हाँ सी का 4 यहाँ है, और ये डी का 2 है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एट द टाइम ऑफ एक्सक्यूज मी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के डिसोल्यूशन के दौरान, एट व्हाट स्टेज द बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल्स आर पेड, जब फर्म का विघटन हो जाता है तो साझेदार की पूंजी खातों की शेष राशि का भुगतान किस चरण में किया जाता है? आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर्स, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन, बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन को समझिए, ये ऑप्शंस आपको और परेशान कर देंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो दैट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। फर्म की डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट में किस स्टेज पर कैपिटल पे करते हैं पार्टनर का? भाई देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, क्योंकि अब यहाँ पे जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स बड़ा महत्व रखेंगे। और जब कोर्ट के ऑर्डर्स की हम बात करेंगे तो कोर्ट के ऑर्डर्स पहले बोलेंगे कि पहले बाहरी लाइबिलिटी को क्लियर कर देना,
पहले जो बाहर के लोग जो तुमको लोन दिए थे उनकी लाइबिलिटी को क्रेडिट करना, अगर पार्टनर ने लोन दिया था उसको क्रेडिट करना, तब जाके कहीं तुम मतलब तुम सारे पार्टनर्स जो भी कुछ बचा है ले जा सकते हो। तो सी, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, ये भी कोर्ट का एक आदेश था, इसमें भी कुछ समझने जैसा है नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, काफी बड़ा है क्या ये? ओके, देखिए 3 पार्टनर्स की बात की गई है, अनिरुद्ध, प्रणय एंड अक्षित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 40,000 के हैं जो सॉरी अनिरुद्ध या 40,000 के हैं जो पहले पार्टनर अनिरुद्ध के द्वारा पे किए गए हैं। तो हमें केवल इतना बताना है, रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि फर्म जो है अब डिसॉल्व हो रहा है, और डिसॉल्व हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा भाई, ऐसे में सिंपल सा अकाउंट रहेगा क्योंकि अब कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियलाइजेशन का नाम ही आ गया तो फर्म ही यहाँ पे बंद हो रहा है। तो हम ये लाइबिलिटी कहीं नहीं ट्रांसफर करेंगे, एक सिंपल सा हमारा अकाउंट का या सिंपल अकाउंटिंग एंट्री जो होनी चाहिए, अनिरुद्ध कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि रियलाइजेशन अंतिम खाता होता है, अब उसमें कुछ नया नहीं डाल रहे हैं हम, जो भी पुराने लाइबिलिटीज और एसेट थे डाल के खत्म कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, अनिरुद्ध का कैपिटल डेबिट करेंगे और कैश और बैंक से वो अमाउंट हट जाएगा। 24 देखिए, गुडविल ऑफ RK Associates, a partnership firm, is 10 lakh, calculated on 2.5 years purchase of profit of last 3 years. What is the value of X? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं जो कि 7 लाख हैं, X है 3 लाख है। लेट अस सी कैसे इसको हमें कंबाइन करना है। चालू हो गया वीडियो, काम कर रहे हैं? ओके रुक जा, ओके प्लीज पे अटेंशन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। कह रहा है क्वेश्चन कि RK एसोसिएट्स का जो गुडविल है वो 10 लाख है और 2.5 इयर्स के परचेज पे दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे उल्टा चलना सीखना है। उल्टा चलना सीखने का क्या मतलब है? द थिंग ओवर हियर इज कि हमें ये जानना है कि एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट में हम टोटल प्रॉफिट को आपके परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाना है 10 लैक्स, 10 लैक्स, और इसे हम x मान के अगर चल रहे हैं तो 10 लाख x इंटू 2.5, 2.5 क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे परचेज ईयर दिया हुआ था 2.5। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे ये इधर आ जाएगा, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 2.5 यानी कि 4 लाख। 10 लाख को यहाँ 2.5 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट की फिगर आएगी 4 लाख। अब क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की फिगर आ चुकी है 4 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? 4 लाख हमारे पास है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे जो टोटल प्रॉफिट हैं उनको हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 10 लाख एक्स मतलब 10x, 10 लैक्स ये एक्स भी मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। और हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं 3 साल, पिछले तीन साल, एज यू कैन सी द क्वेश्चन, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स पे हमें ये नंबर ऑफ ईयर दिए गए। तो उसके बाद हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 10 लाख एक्स इंटू 3। जब हम 10 लाख एक्स इंटू 3 करके देंगे इधर, आई थिंक ये क्वेश्चन को मुझे दूसरे पेज पे लगाना होगा ताकि आपको ये समझ में आए। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज 25 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, कल 25 करवाऊंगी, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 25वें के बाद। एक बार फिर 25th क्वेश्चन देखिए। मैं 25th कहाँ है? 25th ओके, सो 25th क्वेश्चन, आई थिंक 25th क्वेश्चन का PDF नहीं बना है, सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और एक बार हम इसको देखते हैं हमारे क्लीन शीट पे ताकि हमें और क्लियर हो सके। हियर वी हैव। अब बहुत ही ध्यान से हम पूरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा था। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि हमारे पास 10 का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट है जिसमें से एक का फिगर नहीं है, एंड देन वी हैव टू कम अपॉन इट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की मैंने बात की। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स।
हमारे केस में जो टोटल प्रॉफिट हमें दिख रहा था वो 10 लाख था और परचेज ईयर 2.5 थे, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता था, तो हमने इसको x मान लिया। इसकी वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं 2.5 से तो हमें मिलता है 4 लाख का प्रॉफिट। ये 4 लाख बन गया हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मौजूद है तो अब हम निकाल सकते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा, क्योंकि हमें एक साल की फिगर को जाननी है। तो अब अगर हमें टोटल प्रॉफिट जानना है तो इसके बाद हम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जिनकी बात की गई है। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 10 साल और नंबर ऑफ ईयर थे 3। 10 lakhs को हम डिवाइड करेंगे जब 3 से, और एक फिगर x भी इधर लेके चल रहे हैं क्योंकि एक साल का प्रॉफिट हमें नहीं पता है। सो वी आर ऑल्सो टेकिंग x इनटू कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय 3। इतना ये इक्वेशन हमें ये बता के देगा कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना जाएगा। आगे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट जो कि 4 लाख आपने ऑलरेडी यहाँ निकाल लिया है, 4 लाख निकालने के बाद जो हमारे पास एवरेज फिगर आएगी 4 लाख एवरेज प्रॉफिट था हमारा, टोटल प्रॉफिट 10 लाख प्लस एक्स था और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे थे 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाय 3, 10 लाख प्लस एक्स, तो फिर हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पे 10 लाख x 5 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख विल बी द राइट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख विल बी योर राइट आंसर। आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस सोल्यूशन पे और डिटेल क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स का, उस फॉर्मूला के हम ऑपोजिट चले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एज आई कैन सी हमारे पीडीएफ में मिसिंग है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो मैंने सोचा था कि हम 25 आज करेंगे, 25 अगले लेक्चर में करेंगे, बट एज आई कैन सी यहाँ पे 26 आ गया है, तो 25th क्वेश्चन कहाँ गया उसका पता लगाएंगे और कल हम देखेंगे 26 से। आई होप आपको ये सारा पीवाईक्यू समझ में आया होगा। ये पीवाईक्यू रेलिवेंट है आपके आने वाले सीयूईटी एग्जाम्स के लिए भी, और टारगेट सेमेस्टर के और भी जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी क्लासेस हैं सीयूईटी को लेकर, वो आपको टारगेट सेमेस्टर के ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप जाएं, उस ऐप को ऐप इंस्टॉल करिए और सीयूईटी की अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फॉर टुडे। अगले 25 क्वेश्चन हम आज लगाएंगे, ऑल्दो हमने आज 24 ही लगाए, क्योंकि मेरे एंड से ये छोटी सी एक मिस्टेक थी कि एक क्वेश्चन हमारा नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि वो क्वेश्चन हम जल्दी से रिट्रीव करके आप तक ला सकें। एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।